हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आपके बीच में Q&A सेशन लेकर आया हूं और आज की क्वेरीज कुछ हटके हैं, कुछ एक्साइटिंग है। जो नॉर्मल क्वेरीज जनरली प्रोजेक्ट से रिलेटेड आती थी, आज की कुछ थोड़ी सी हटके हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से भी हम Q&A सेशन कर रहे हैं जिसमें अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको भी आप डिस्कस कर सकते हो। पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट सेंट्रिक होने की जरूरत नहीं है। पहली क्वेरी है नीरज सिंह जी की। Is it good to invest in 2 BHK in the Grace Sector B, Sushant Gold City? What are the future prospects of the Grace in coming 3 to 5 years? Definitely location बहुत अच्छी है। द ग्रेस जो प्रोजेक्ट है चंद्रा पैनोरमा से एडजेसेंट ये प्रोजेक्ट है, फ्रंट पॉकेट में ही आता है। लुलु का ऑलमोस्ट बैक साइड में अगर मैं बात करूं तो ये फॉर रेफरेंस आपके लिए होगा। तो मेरे हिसाब से लोकेशन बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। 2 BHK में रेंटल यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में अच्छी रेंटल यील्ड निकल सकती है इस एरिया में, इस लोकेशन में। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलने वाला है। मतलब अगर एफडी के रेट से कंपेयर करें तो 2 से 2.5% और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो भी अगर कोई अच्छी इन्वेंट्री उस एरिया में नहीं आ गई। विद अपार्टमेंट, जब अपार्टमेंट थोड़े पुराने हो जाते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसे ही लगभग 60-70% ऑक्यूपेंसी एक अपार्टमेंट में आ जाए, उसके लगभग अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। और ग्रेस मुझे लगता है कि उस फेज में ऑलरेडी है जहाँ पे ऑक्यूपेंसी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी से 1.5 साल 2 साल का ही टाइम है। बहुत अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन के टर्म्स में रिटर्न आपको नहीं बनने वाला, चाहे आपका टाइम ड्यूरेशन 3, 5 या और भी ज्यादा सालों के लिए हो। राजीव सिंह जी की क्वेरी है, काइंडली टेल मी अबाउट सनफ्रान विला सिचुएटेड एट सुल्तानपुर रोड फॉर एंड यूज पर्पस। अच्छा ऑप्शन है अगर आपके लिए साइज एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न नहीं है। एक छोटी टाउनशिप है, किसान पथ से लगी हुई है, ऑन मेन सुल्तानपुर हाईवे है। विलास के ऑप्शन मिल रहे हैं 90 लाख 1 CR की रेंज में विलास के ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत छोटे प्लॉट साइज हैं, उस पर डुप्लेक्स बना के कंपनी जो दे रही है, कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छी हो सकती थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं रही, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगर प्लॉट एरिया आपको 700-800 स्क्वायर फुट का आपके लिए मोर देन इनफ है और उस पर आप वर्टिकल हाइट पे जाने में, उस तरीके के कंस्ट्रक्शन पे आप कंफर्टेबल हो, तो आप डेफिनेटली सनफ्रान को कंसीडर कर सकते हैं फॉर एंड यूज पर्पस। रिटर्न का क्योंकि कोई बहुत ज्यादा मसला रह नहीं जाता। एज ए एंड यूजर हमको कैलकुलेशन ही नहीं करना होता है कि मुझे क्या आगे जाके मिलेगा। लेकिन अगर आपका सुल्तानपुर रोड पे वर्किंग है और आपके लिए फैमिली साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपके लिए 100% ये एरिया, ये लोकेशन सूट करेगी। लोकेशन वैसे ही कनेक्टेड है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है इधर के लोकेशन पे, और कनेक्टिविटी किसान पथ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑलमोस्ट लगा हुआ है किसान पथ के साइड में। तो मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर को लेके। एंड यूज पर्पस से आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं सनफ्रान एस्टेट में विला, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ऋषभ शुक्ला जी की क्वेरी है, 35 से 40 लाख में WTC नोएडा या इकाना या ओमेक्स हाई स्ट्रीट, बेसिकली कमर्शियल में ही इन्वेस्टमेंट करना है और 35 से 40 लाख का बजट है। इससे ज्यादा आपने मुझे स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मैं आपके क्वेरी से एक चीज समझ पा रहा हूँ। ये तीनों प्रोजेक्ट सिर्फ इस वजह से चूज किए हैं कि तीनों में श्योर रिटर्न मिलेगा। मैं इस चैनल पे बार बार कहता हूँ और आगे भी 1000 बार कहता रहूंगा, श्योर रिटर्न बिल्डर आपसे लेता है। पहले 2000 रुपए की चीज को 2800 रुपए या 2900 रुपए में बेचता है, वो 800-900 रुपए का जो प्रीमियम देता है वो आपको 12% के रूप में देता रहता है। ये इन्वेस्टमेंट्स, ये प्रोजेक्ट्स, मुझे अभी तक इंडिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिखा जो जिसने इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हों, बहुत अच्छा पैसा बना हो, दुकानें बहुत ज़्यादा चल गई हों ऐसे प्रोजेक्ट्स में। ये सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल एक मतलब एक तरीके से आप बहुत बड़ा गैम्बल, एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर कर चुका है। कोई भी बिल्डर इस तरीके के श्योर रिटर्न कमिट नहीं कर सकता, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। मेरे हिसाब से इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से दूर रहें, बजाय इस तरीके के इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छे सोसाइटी में जहाँ पे आपको लगे कि विसिनिटी में लगभग 1500-2000 फैमिलीज रहने वाली हैं, उनके क्लब में जो कोई शॉप हो अच्छी स्ट्रेटेजिक ग्राउंड फ्लोर पे या एंट्रेंस के पास, उनमें जाए, वहाँ पे आपको रिटर्न डेफिनेटली बनेगा, रेंटल वैल्यू भी अच्छी बनेगी और फ्यूचर में आपको स्ट्रॉन्ग रेंटल आते रहेंगे अगर वहाँ पे विसिनिटी में पॉपुलेशन अच्छा होगा, अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होंगे जो बन चुके होंगे।
तो मेरे हिसाब से इन प्रोजेक्ट इस पे आप ज्यादा फोकस करें बजाय एश्योर रिटर्न प्रॉपर्टीज या एश्योर रिटर्न प्रोजेक्ट्स पे। आमिर जी की क्वेरी है, in 1 year home loan rates have gone up by 3% approximately. How it is impacting the market now, as living on rent will become more cheaper now than buying property. Plus rates also have gone up, so it has become more difficult for service class to buy a house. Your viewpoint on this please. ये बिल्कुल सच बात है कि जिस तरीके से आरबीआई ने पीछे से रेपो रेट रिवाइज किए हैं और आगे फ्यूचर दिख रहा है कि और भी रेपो रेट रिविजन्स होंगे, और इसकी वजह से जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 6.5 से इस समय 10% या 9.5 के आसपास पहुंच जाएगा या पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 9% के आसपास। तो हाउसिंग लोन मतलब इंटरेस्ट महंगा हो रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन की वजह से बिल्डर्स ने रेट भी बढ़ा दिए हैं। इसीलिए मैं पिछले कई बार से, आप मेरे वीडियोस को अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं कई बार से इंडिकेशन दे रहा हूँ कि ये जो आगे गोइंग फॉरवर्ड ये जो माहौल है ये एंड यूजर सेंट्रिक होता जा रहा है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटर्न बनाने आए हैं उनके लिए नहीं है, जिनको अच्छे आरओआईज निकालने हैं उनके लिए नहीं है। या अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी भी आ रही हैं जहाँ पे अच्छे आरओआईज बन रहे हैं या अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, उस ऐसे में हमको प्रोजेक्ट में एंट्री टाइम पे बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर वो एंट्री हमसे छूट गई तो फिर हमको आगे जाके रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पे कि रेंट पे ही रहते हैं कुछ टाइम और फिर आगे अपना घर खरीदेंगे, तो मैं ये चीज़ भी स्टैब्लिश कर देना चाहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी अगर आज 4800 के रेट से है और कल अगर सीमेंट आज 100 रुपये से मिल रही है या 400 रुपये से मिल रही है और कल 370 रुपये मिलने लगेगी, तो प्रॉपर्टी का जो रेट इस्टेब्लिश हो चुका है अच्छी मार्केट्स में, मैं दिल्ली एनसीआर को किनारे रखूंगा, मैं बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद, इन कुछ प्रॉपर्टी इन कुछ लोकेशंस या सिटीज़ के बारे में पर्टिकुलरली अगर बात करूं, तो एक जो रेट एस्टैब्लिश हो जाता है उससे ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आएगा। तो आप जो वो एज एन एंड यूजर अगर आपको लगता है कि आज 5000 रुपये स्क्वायर फुट पे रेट पे मुझे घर मिल रहा है, जब ये इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा तो मुझे 4800 रुपये स्क्वायर फुट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये एज एन एंड यूजर हमको अच्छी प्रॉपर्टीज, अच्छे प्रोजेक्ट हंट करने पड़ेंगे और जो हमारा एंट्री वैल्यू है और एंट्री टाइम है इसको हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हमारे साथ इसी पीरियड में लोगों ने 15, 20, 25% तक के रिटर्न्स निकले हैं। मैं इन्वेस्टर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए, मैं इस चैनल पे लाइव बोल रहा हूँ, हमने अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में एंट्रीज कराई हैं जहाँ पे 25-30% के रिटर्न मिले हैं इसी रिसेशन में, ऐसी इन्फ्लेशन में, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 3% बढ़े हैं। और दूसरा बिल्डर पॉइंट से अगर आपको एक शिफ्ट अगर आप फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो भी ये पैरामीटर्स हैं कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और प्रॉपर्टी रेट का बढ़ना, इन्फ्लेशन का होना, रिसेशन का आना, ये सारी चीजों पे बिल्डर ने पहले ही प्रोएक्टिवली पूरे इंडिया भर में लग्जरी सेगमेंट के लॉन्चेस ज्यादा हैं। अगर मैं अपनी ही पिछले कुछ 2 महीने की सेल्स का डेटा के बेसिस पे बात करूं या मार्केट में मैं जितने लोगों से बात करता हूं, मैक्सिमम कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स वो हैं बाजार में जो लोन ले ही नहीं रहे, जिनके पास 50-60% अपनी सेविंग है और लोन का रिक्वायरमेंट उनको कोई बहुत ज्यादा है नहीं। या तो अपनी पिछली प्रॉपर्टी जो उन्होंने अप्रिशिएट हो गई है पिछले कोविड के टाइम पे, अगर कोई प्रॉपर्टी 3000 की ली थी और 5000 की हो गई तो उसको सेल करके एक बड़ा अपार्टमेंट या एक बड़ा घर प्लान कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा लोन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए बिल्डर ने एक शिफ्ट किया है, मिड सेगमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ज्यादा ना लॉन्च करते हुए बिल्डर्स लग्जरी सेगमेंट या सुपर लग्जरी सेगमेंट में जा रहे हैं, जहां पे उनको वो ऑडियंस मिलेगा जिन पे ये जो जिस तरीके का अभी माहौल है उसका बहुत ज्यादा फर्क लग्जरी या सुपर लग्जरी सेगमेंट पे नहीं पड़ रहा है। तो ये एक शिफ्ट है जो बिल्डर की तरफ से हुआ है, और अल्टीमेटली जो रिटर्न्स के मसले में बात करें या इंडिविजुअल टाउन में मैं अगर बात करूं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी भी हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज अभी भी हैं जहां पे आपको सिलेक्टिव, अगर आपकी अप्रोच अगर क्लियर है, अगर आपका एजेंट बिल्कुल साफ है, अच्छा चैनल है, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी बनेगा और आप एज ए एंड यूजर आप अच्छे प्रॉपर्टी पे अच्छे टाइम पे एंट्री भी ले लोगे। विनीत सिंह जी की क्वेरी है, विकास विहार ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, आपका फॉलोअर हूँ, काइंडली गाइड। 2500 रुपए पर स्क्वायर फुट में कोई और एलडीए अप्रूव सजेशन। 2500 रुपीज पर स्क्वायर फुट में ऑप्शन मिल रहा है सर को प्लॉट का।
मेरे हिसाब से एलडीए अप्रूव साइट है। बिल्डर लखनऊ लोकल लेवल पे कोई बहुत अच्छा मतलब कोई बहुत अच्छा ग्रुप या ब्रांड नहीं है, लेकिन कोई भी ग्रुप विद टाइम बनता है। अगर इस रेट में 2500 रुपये स्क्वायर फुट के रेट पे आपको ऑप्शन मिल रहा है और एज पर रेरा अगर आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लेते हैं आफ्टर पेइंग 10% ऑफ बुकिंग अमाउंट, तो डेफिनेटली आप सिक्योर हैं और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में इस प्रोजेक्ट में आप जरूर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको अच्छे दाम पे एक अपना घर मिल जाएगा, एक प्लॉट आपका बन जाएगा और विद टाइम आप उसमें अपना कंस्ट्रक्शन करा के आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अप्रूव, जहाँ पे एलडीए की बाउंड्री से जो बाहर के प्रोजेक्ट हैं, कई और कंपनीज ग्रुप हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी 24 जनवरी या 25 जनवरी को अभी तक की तो ये डेट कंफर्म्ड है। आवास विकास अपने प्लॉट के प्रोजेक्ट अपना एक टाउनशिप प्लान कर रही है जिसमें लॉटरी खुलेगी। वो भी रेट 2400, 2500 या 2300 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास होगा। उसमें भी प्लॉट लगभग 27-28 लाख से लेके 50 लाख के रेंज में होंगे। उसमें लॉटरी में भी जरूर अप्लाई करें। अगर वो निकल आता है तो वो लॉटरी से कम नहीं होगा। सर्वेंद्र सिंह जी की क्वेरी है, सर प्लीज टेल करंट स्टेटस ऑफ अर्बन वुड्स लखनऊ फेज 1 and 2, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इन करंट मार्केट रेट आल्सो। बेसिकली सर मैं ये जो चैनल है मैं कंट्रोवर्सीज के लिए नहीं बनाता हूँ, ये कस्टमर्स के लिए बनाता हूँ। और कस्टमर्स को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि अगर कोई इस चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है तो किसी भी कंपनी में जाके डायरेक्टली ये ना बोलने लगे कि इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन पता चली, वहां से इन्फॉर्मेशन पता चली। अगर आपको एक एजुकेट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है आगे, वो आपको एज अ कस्टमर स्मार्ट कस्टमर बनना पड़ेगा। किसी भी कंपनी को अपनी बुराई इस चैनल पे सुनना जहाँ पे 1 लाख के आसपास का व्यूअर उनको देख रहा हो या 50,000 ऑडियंस जुड़ा हो, उसको आपको किसी को पसंद नहीं है इस तरीके के चैनल पे इस तरीके की चीजें होना। और मैं ये किसी को डिमोट करने के लिए या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करता हूँ। ये जो चीजें मैं कोई इस चैनल पे बताता हूँ वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ओरिएंटेड है और मुझे नहीं लगता शायद अभी भी कोई भी कस्टमर सेंट्रिक बातें कर रहा है। तो कस्टमर्स अगर इस चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उनको स्मार्ट बनना पड़ेगा आगे अपनी अप्रोच में। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मुझे लगता है कि अर्बन वुड फेज 2 में डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आशीष जी के बारे में अगर मुझे बात करनी हो तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तरफ आगे जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा रिलीफ पॉइंट है उन कस्टमर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए जो अर्बन वुड फेज 2 के साथ जुड़े हैं। फेज 1 के लिए अगर मुझे बात करनी हो, प्रोजेक्ट बन चुका है, फिनिशिंग हो चुकी है। कुछ प्रॉब्लम्स रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कंपनी के खुद के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। इस हर प्रोजेक्ट में कुछ लूप होल्स होते हैं, लेकिन वो कुछ जो भी प्रॉब्लम्स रहे वो कंपनी के अंदर से निकले हैं। मुझे लगता है इनका सोल्यूशन जल्दी होगा। रजिस्ट्री फेज 1 की मुझे लगता है अगले 3 या 4 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर स्टार्ट हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं फ्यूचर के टर्म्स में बात करूं तो अगर अर्बन वुड क्लियर प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है तो मुझे लगता है कि 5,000 सवा 5,000 से नीचे का रेट नहीं होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। लेकिन इससे ज्यादा का रेट भी संभव नहीं है क्योंकि एक तरफ वनों है, सामने मलबरी हाइट है, पीछे 2 लैंड पार्सल्स है जिस पे डील चल रही है। कभी भी वो डील हो जाएगी, अपार्टमेंट वहां भी आएंगे। एक तरफ ओकास है, एक तरफ कियारा है। ओकास के बाद में भी कुछ एफएसआईज हैं जो ओकास के अंदर में और आनी है। तो अपार्टमेंट को लेके वहां पे बहुत इन्वेंट्री और सारी ही इन्वेंट्री इसी साइज की है, इसी प्राइस टैग की है, तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं आएगा। लेकिन 5-5.5 हज़ार का रेट आप मान सकते हो आज से लगभग 3 साल या 2.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में, या हो सकता है 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में। फेज 2 के बनने के बाद एप्रिसिएशन और मिलेगा और फेज 2 का पोजीशन मुझे लगता है अभी से लगभग कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम लग सकता है पूरे प्रोजेक्ट की फिनिशिंग और सारी चीजों को कंप्लीट होकर पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट निकल के आने। ऋषभ जी की क्वेरी, आई हैव फॉलोड योर चैनल फॉर सम टाइम नाउ, इट्स प्रोबेबली बेटर देन मोस्ट द no nonsense approach of reviewing property is highly useful, so thank you so much. I had purchased a flat in Parth, Humming State in 2017 and there hasn't been any significant development since COVID. Do you still hold a negative view of the project or you see hope going forward? Also, I am looking for investment in project with rental yields. Which one you suggest? Not more than 35 lakhs. मुझे लगता है सर दूसरे पार्ट का अगर आंसर करूं, 35 लाख रुपए में या 35 लाख रुपीस में अगर आपको रेंटल यील्ड के लिए प्रोजेक्ट पे जाना है तो आप मेरे हिसाब से आप एक्सला कुटुंब प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं, आप ओरो एलिमेंट्स प्रोजेक्ट को भी प्लान कर सकते हैं।
और कोई एक 2 BHK आप YTT ग्रुप में भी एक 2 BHK प्लान कर सकते हैं अगर आपका टाइम फ्रेम 4 साल के आसपास का है तो। नहीं तो अगर आपको तुरंत रेडी टू मूव कैटेगरी में जाना तो एक्सेला कुटुंब और ओरो एलिमेंट्स, ये तो ऐसे ऑप्शन है जिसपे इन्वेंट्री बहुत कम बची है। रीसेल में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन ये 35 से 40 लाख के रेंज में 2 BHK के ऑप्शंस हैं और अगले 6 महीने के अंदर आपको रेंटल भी देना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो ये ऑप्शंस मुझे लगता है आप वर्कआउट करके देख लीजिए। रही बात हमिंग एस्टेट की, तो मुझे लगता है कि कंपनी सीरियस प्रॉब्लम में है, प्रोजेक्ट सीरियस प्रॉब्लम में है। पूरे उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन को लेके मुझे अभी भी डाउट है। मैनेजमेंट हालांकि चेंज हुई है, कुछ रिवैम्प किया उन्होंने, चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और सब में ग्रुप हाउसिंग्स हैं, अलग अलग ग्रुप हाउसिंग्स प्रोजेक्ट हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो। तो अभी भी मैं हमिंग एस्टेट को लेके निगेटिव ही रहूँगा, मुझे कोई बहुत पॉजिटिव साइंस वहाँ से नहीं दिख रहे हैं। तो आप बेसिकली आप पे है कि आपको आगे कैसे क्या करना है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को दोबारा से चलाना, उस निगेटिविटी से बाहर निकल के आना, इसके लिए एक अच्छा फाइनेंस, एक अच्छा पैसा लगेगा, जो मुझे नहीं लगता कि अभी बिल्डर इस करंट सिचुएशन में मैनेज कर सकता है। दर्श श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, कुड यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन बसंत कुंज योजना, इज इट ए वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट इफ वंस लुकिंग फॉर अ गुड ROI ओवर द नेक्स्ट 5-10 years? डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है इसमें। बसंत कुंज योजना में अगर आपका 10-15 साल का टाइम फ्रेम है, 5 साल में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने वाला है। अगर आपका 10-12-15 साल का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली आप उसमें प्लॉट्स लें और प्लॉट को प्लॉट के तरीके से ही छोड़ दें अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो। वहाँ से जो ग्रीन कॉरिडोर है, जो आगे शहीद पथ को कनेक्टिविटी हो जाएगा, उसको बनने के बाद और ओवरऑल जिस तेजी से लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में प्लॉट के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोग किसी भी दाम पे प्लॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बसंत कुंज एक बसा हुआ योजना है। LDA ने उसके आसपास में काफ़ी काम है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो बग्गा से होते हुए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और अगर आप एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा अगर आप उस एरिया का सर्वे करेंगे तो अवध हॉस्पिटल से जो रोड कनेक्ट करती है दुबग्गा मार्केट की तरफ में, उस रोड पे पारा से आगे भी पॉपुलेशन आती चली जा रही है। राजाजीपुरम से पॉपुलेशन इधर ही की तरफ मूव कर रही है, जिनको थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए और वो उस एरिया से भी नहीं कटना चाहते, उस एरिया से भी नहीं हटना चाह रहे हैं। तो हजरतगंज से कनेक्टिविटी अच्छी है, पुराने लखनऊ से कनेक्टिविटी अच्छी है, तो मुझे लगता है ओवरऑल बसंत कुंज योजना का फ्यूचर अच्छा है अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस। ऐसी लोकेशंस पे पेशेंस रहना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि 1990 में जिसने आशियाना लोकेशन में इन्वेस्ट किया था, वो 2002-2003 तक बहुत ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आया। 2003 से 2012 में एक अच्छा मूवमेंट आया और 2012 से 22 में तो मतलब 3x, 4x, 5x के रिटर्न्स मिल गए, 10x तक के रिटर्न्स मिले 90 के कंपेयर में। तो जिन्होंने 90 से लेकर 2002 या 2003 का फेज निकाला, उन्हीं को रिवॉर्ड मिले, और जो 2007-8 में भी उस लालच में नहीं छूट गए कि चलो अब बच गए निकल आते हैं, तो उन लोगों को और अच्छे रिटर्न्स मिले। ऐसी लोकेशंस पे एक साथ डेवलपमेंट नहीं आता है, टाइम देना पड़ता है आपको, जितना आप टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। शौर्य जी की क्वेरी है, 25 लाख में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ठीक रहेगी? मेरे हिसाब से विलास के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, प्लॉट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन बिल्डर के बाहर देखिए। मान सरोवर योजना कई बार मैं बता चुका हूँ, जो शहीद पथ से कानपुर रोड के बैक साइड में ये लगी हुई है, शहीद पथ के इसके साथ ही साथ लगी हुई है। आशियाना का एक्सटेंशन बोल सकते हैं कुछ हद तक, फ्लाईओवर बन जाने के बाद वहाँ पे कुछ ऑप्शन 25-30 लाख के प्लॉट साइज कोई बहुत बड़ा नहीं मिलने वाला। 400-500 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे आपको लगभग 800-900 स्क्वायर फुट का बिल्टअप मिलेगा, लेकिन 25 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट्स में ऐसे अप्रूव्ड ऑप्शंस हैं। बिल्डर के पास 25 से 30 लाख में कुछ बहुत खास ऑप्शन नहीं मिलने पाएंगे और वो आपको EWS LID की तरह ट्रीट करेंगे। और इससे अच्छा है कि जो इस तरीके की स्कीम्स या पॉकेट्स हैं उसमें आप जाएं। साइज अगर छोटा भी चल जाए आपके लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये छोटे प्लॉट भी आपको 40-40 लाख के हो जाएंगे अगले कुछ टाइम पीरियड में। तो छोटा है इस वजह से छोड़ना भी। जानवी जी की क्वेरी है,
32 की एज में फ्लैट में लेना ज़्यादा अच्छा है कि विला फॉर एन एंड यूज पर्पस। मैक्स बजट 60 to 65 lakhs। मेरे हिसाब से अपार्टमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर इस एज में आप अपनी पहली प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअली उस पैसे को यूज़ करें जो पैसा बेसिकली आपका रेस्टोरेंट्स में, अमेजोन पे या मूवीज़ देखने में, जो आपका एक ऐसा स्पेयर फंड है जिसको आप सेव कर सकते हो एक्चुअली। लेकिन वो पैसा बिकॉज आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो पैसा निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेन ना लें। 50, 60, 65 लाख रुपीज़ की रेंज में अपार्टमेंट के ऑप्शन पे जाएं। ये मत सोचें कि वो कितना अप्रिशिएट होगा, क्या रिटर्न मिलेगा। एक एसेट क्रिएट कर लें जिसपे आपको आगे चल के एक रेंटल इनकम का ऑप्शन भी बन जाएगा। और अगर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने तो बेसिकली इन इन्वेस्टमेंट को करने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब भी वो बिकेगा, आपको अगर ऐसे मैं कह दूंगा कि 10 साल में 60 लाख रुपए जोड़िए तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन विद बैंक लोन ले करके, असिस्टेंस ले करके, अगर आपने थोड़े टाइम भी होल्ड किया उस प्रॉपर्टी को, उस प्रोजेक्ट को, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेंटल यील्ड मिला के आप कहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, ये रिटर्न मेकिंग प्रोजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा पैसा जुड़ चुका होगा। कल को अगर आप इसको आगे सेल करते हो तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट के बेसिस पे जो आपकी फर्दर सेविंग्स होगी उनको मिला करके फिर आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी। बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में होंगे और आप कोई बड़ा अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लान कर सकते हैं। उसको स्प्लिट करके एक छोटा कोई इन्वेस्टमेंट और एक बड़ा अपार्टमेंट प्लान कर सकते हैं एंड यूज पर्पज से। तो इस एज में प्लॉट के ऑप्शन पे जाना विला के ऑप्शन पे जाना एंड यूज पर्पज से बहुत ज़्यादा ऑप्शन अच्छा नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे ऑप्शन विला के मिलेंगे भी नहीं इस बजट में। प्लॉट के लिए जरूर जा सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो रहने का पर्पस है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रेंट पे रहो। अगर आप रेंट वर्सेस ओनिंग का हाउस पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो रेंटल ऑलवेज आपका, अगर इमोशनल वैल्यू को मैं हटा दूं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दिमाग से हटा दूं, तो रेंटल ऑलवेज इज अ बेटर ऑप्शन रेदर देन बाइंग ए हाउस। तो लेकिन अगर वो दोनों ऑप्शंस या दोनों एस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल या इमोशनल वाला, तो आप रेंट पे रहिए और उतने का प्लॉट कोई परचेज कर लीजिए। आपको 10 साल में वो प्लॉट काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देके जाएगा। और फिर फर्दर आप सोच सकते हो कि उसको निकाल करके मैं कोई बड़ा एसेट, बड़ा फ्लैट लेना चाहिए, बड़ा विला लेना चाहिए, या उसी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं आफ्टर सम टाइम। जो भी आपका थॉट प्रोसेस हो, ये दो अप्रोच हैं कि रेंट पे ही रहते हैं 10 साल और एक प्लॉट, एक अच्छा एसेट बना लेते हैं, एक अच्छा बैकअप क्रिएट कर लेते हैं, और या फिर एक अच्छा पेन नहीं लेना है, एक अपार्टमेंट बना लेना है जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन विद टाइम मुझे मिलेगा, रेंटल यील्ड मुझे निकलती रहेगी। और अगर मुझे खुद भी रहना हुआ एक सर्टेन टाइम बाद एंड यूज पर्पज से अगर मैं ले रहा हूँ, मुझे खुद रहना, मुझे नहीं बेचना है, तो मैंने उसको एज अ एंड यूज पर्पज यूज किया प्रॉपर्टी। सर्टेन टाइम बाद एक कॉर्पस मेरा क्रिएट हो गया, उसको बेच के फिर मैंने कोई बड़ी प्रॉपर्टी प्लान की। आज की क्वेरीज खत्म हो गई हैं और मुझे ये क्वेरीज को आंसर करने में काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज सिर्फ प्रोजेक्ट सेंट्रिक नहीं थे, और अगर कुछ थे भी तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे बात हुई, वही सेम क्वेरीज रिपीट नहीं हुई। तो अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अनआंसर्ड है, तो आप Q&A सेक्शन पे जो मैं वीडियोस करता हूँ उस पर आपकी क्वेरीज का भी मैं आंसर मिल जाएगा, आपको मैं दूंगा और कोशिश करूँगा कि सोल्यूशन आपको मिल जाए। आपको कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे डायरेक्ट अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ बहुत अर्जेंट है तो आप मुझे कॉल करके भी, आप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके भी मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर सेल्स से रिलेटेड अगर आपको मेरे किसी प्रोजेक्ट जो हम बेच रहे हैं जिस पे अच्छे ROIs निकल रहे हैं, जिस पे एंड यूजर पर्पस से प्रोजेक्ट बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, उन पे अगर जाना है तो भी आप मेरी टीम से के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।